ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुले तो जी। India's largest selling UPVC window. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। आइए शुरू करते हैं दमदार 10 को। और दमदार 10 में जो पहली दमदार खबर है वो खबर आज की सबसे बड़ी खबर है। चलिए, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हो जाती है और एक दो नहीं 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग होती है। और लॉरेंस गैंग का गोल्डी ढिल्लो, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ले ली है। 10 जुलाई को भी इससे पहले हमला हुआ था, उस वक्त भी 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई थी। और इस बार तो सोशल मीडिया पर मैसेज भी दिया गया है कि अब की टारगेट मुंबई में होगा। कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग। लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने ली जिम्मेदारी। एक महीने में दूसरी बार कैफे पर चली गोली। दस जुलाई को पहली बार हुई थी कैफे पर फायरिंग। एक बार फिर कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फायरिंग हो गई। लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गोलियों की आवाज बता रही है कि हमलावरों ने एक के बाद एक कुल 10 से ज्यादा बार फायर किया। सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हमलावर ने अगला टारगेट मुंबई बताया है। हालांकि मुंबई पुलिस इस पोस्ट को वेरीफाई कर रही है। इससे पहले 10 जुलाई को भी कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई थी, जिसके वीडियो में हमलावर कार से पिस्टल निकालकर कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था तो दूसरा वीडियो बना रहा था। 10 जुलाई की फायरिंग के ठीक बाद कैफे प्रबंधन ने घटना से उबरने और हार नहीं मानने की बात कही थी। लेकिन अब नया 9 सेकेंड का वीडियो कनाडा पुलिस से ज्यादा मुंबई की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस की है, क्योंकि इस बार टारगेट यह बताया गया है साफ तौर से हमलावरों की तरफ से कि अगला टारगेट मुंबई होगा। अब मुंबई की जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है, खोजबीन कर रही है, किसने मैसेज डाला सोशल मीडिया पर, किसने किस तरीके से मैसेज जो दिया है उसको कैसे डिकोड करना है, अब मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मैनपुरी में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मारपीट हो गई। ठेकेदार और बड़े बाबू के बीच जमकर खींचतान हो गई और बीच बचाव करने साथी कर्मचारी भी आए, लेकिन एक दूसरे को मजा चखाने की जिद में कुर्सी खींचकर पीटा गया। मैनपुरी में पिटे पीडब्ल्यूडी के बाबू, गुस्से से लाल ठेकेदार हुआ बेकाबू। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का पीडब्ल्यूडी कार्यालय चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ यूं कि एक ठेकेदार ने बड़े बाबू को कुर्सी से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। मार पिटाई ऐसी कि कार्यालय के अन्य कर्मी घबरा गए। हालांकि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए गुत्थम गुत्थी करते दोनों लोगों को अलग करने की कोशिश की। इस घटना का वहां मौजूद किसी कर्मी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में ठेकेदार बड़े बाबू को गालियां देने के साथ पीटता दिखाई दे रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ठेकेदार अपने बिल के भुगतान के बारे में पूछताछ करने पहुंचा था। जवाब मिला कि बिल की जांच अवर अभियंता कर रहे हैं। बस फिर क्या था, ठेकेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाबू को कुर्सी से खींचकर जमीन पर गिराया और फिर पीटना शुरू कर दिया। पुरुषों के बीच की लड़ाई में महिला कर्मी भी पीछे नहीं रही, बीच बचाव करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मारपीट के बाद कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की रहने वाली सीआरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी के गहने चोरों ने चोरी कर लिया और इसके बाद वो फपक कर रोने लगी। कोहराम मच गया। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि शादी के लिए गहने बनवाए गए थे। अब गहने चोरी हो गए, लेकिन सवाल यह है कि इसमें राजनीति कैसे एंट्री मारती है। राजनीति अब शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर चोरों ने सोने का गहना चुराया। सीआरपीएफ महिला अधिकारी को रोना आया। सीआरपीएफ की महिला अधिकारी और उनके परिवार ने पाई पाई जोड़कर शादी के लिए सोने के गहने बनवाए थे, लेकिन वे चोरी हो गए। महिला अधिकारी का दावा है कि तमिलनाडु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला अधिकारी निराशा भरी आवाज में अपना दर्द बयां करते हुए रो पड़ती है। मेरा नाम कलावती है। मैं सीआरपीएफ में हूँ। जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है। मैं तमिलनाडु के नारायणपुरम की रहने वाली हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं, माता पिता, मैं और मेरा भाई। 24 जून को शाम 3:30 बजे मेरी माँ बछड़ों को चराने गई थी। उसी दौरान मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी शादी के लिए रखे सारे गहने चुरा लिए गए। यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं बल्कि उस सिस्टम का पतन है जो देश के रक्षकों को रुला रहा है। जब सीमा पर दुश्मनों से लड़ने वाली वर्दी को न्याय के लिए सड़कों पर भटकना पड़ रहा है तो आम जनता का क्या होगा। जब मेरी माँ शाम 5:30 बजे घर लौटी तो उन्होंने टूटा ताला देखा। मेरे पिता शाम 6 बजे घर आए तो देखा एक भी गहना नहीं बचा है। दोनों असहाय होकर रोने लगे। मेरा भाई घर आया तो उसने परेशान माँ पिता को देख पुलिस को फोन किया। 24 जून की रात की बात है। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि 25 जून को सीएम के कार्यक्रम में सब व्यस्त थे। डीएमके सरकार की नाकामी और पुलिस की बेरुखी ने एक सैनिक की वर्दी को आंसुओं से भिगो दिया। महिला अफसर के घर में चोरी ने उसकी मेहनत की कमाई और शादी के सपने को लूट लिया। 28 जून को एफआईआर दर्ज की गई। मैंने हर संभव कोशिश की, कहीं से कोई भी केस नहीं ले रहा है। मेरा परिवार असहाय है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। करीब 22 सोने के गहने, 50,000 कैश, सिल्क की साड़ियां चोरी हो गईं। पुलिस की बेशर्मी की वजह से इस जवान को सोशल मीडिया पर गुहार लगाने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन डीएमके सरकार की पुलिस ने 4 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। फिंगरप्रिंट विश्लेषक को आने में 1 दिन का और समय लग गया। ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां एक सैनिक की पुकार को अनसुना कर दिया जाता है। क्या तमिलनाडु सरकार की प्राथमिकता सिर्फ वोट और कुर्सी है? कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सब चला गया, हमारे गहने चले गए। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, किस तरह का शासन एक वर्दीधारी महिला को कंधे पर राष्ट्र ध्वज लिए ऑनलाइन न्याय की भीख मांगने पर मजबूर करता है। ये केवल अराजकता नहीं है, डीएमके का शासन मॉडल है जहां अपराधी खुलेआम घूमते हैं और हमारे देश के रक्षक मदद की गुहार लगाते हैं। सवाल है कि डीएमके सरकार की नींद कब टूटेगी? क्या उनके लिए एक सैनिक का सम्मान भीख मांगने जैसा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल रो रही है। वो कह रही है सरकार से कि उन्हें भी उनके जो गहने हैं लौटाए जाएं, लेकिन इस पर अब राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है। देखना होगा कि कब तक चोरी हुए गहने इनके मिल पाते हैं। चलिए बिहार की राजधानी की बात करते हैं, पटना की, जहां पटना की सड़कों पर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो हंगामा कर रहे थे। टीआरई 4 से पहले एस्टेट परीक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस आती है, और जब पुलिस आती है तो फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां चटकाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक अभ्यर्थी फिर आंदोलन मोड में हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया है। राजधानी पटना के चौराहे दोराहे पर खड़े शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ से पट गई तो पुलिस की लाठियों से अभ्यर्थी पिट गए।
टीआरई 4 से पहले एस्टेट का एग्जाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर ले आया है तो नारों के शोर के बीच आम जनता भी परेशान है। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। योग्य अभ्यर्थियों के लिए बराबरी का मौका मांग रहे हैं। परीक्षा के आयोजन के लिए कर हम सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं। जो टीआरई 4 कराने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2023 तक ही विद्यार्थी उसमें बैठेंगे। जो 2024 में क्वालिफाई किए हैं, 2025 में क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अगर एस्टेट नहीं होगा तो सरकार याद रखे कि अपना सनद का गर्मी ठंडा कर ले। जो ऊपर में सत्ता में बैठा हुआ है, ये जनसंख्या मामूली नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा घर है, खाक में बिठा देंगे, खाक में। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि एस्टेट परीक्षा के बिना वो टीआरई 4 में भाग नहीं ले सकते और अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी मिलने के मौके कम हो जाएंगे। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एस्टेट परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एस्टेट परीक्षा जल्द कराने की बात कह चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये परीक्षा फरवरी में आयोजित की जा सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों ने हंगामा मचा रखा है। कुमार ट्वीट किया है, हम लोग को नींद भी नहीं आ रहा है, हम लोग को इतना चिंता हो गया, हम लोग का करियर बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग रोड पे आंदोलन करने के लिए आए। हम सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस सरकार से हम पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये बाहरी सरकार से हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं सर। इंसाफी हुआ, 1.5 साल से गुमराह किया जा रहा है। स्टेट जरूरी है टीआरई 4 से पहले। छात्रों का हंगामा अपनी जगह है, मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ गलत है। लिहाजा जब छात्र बेकाबू हो गए तो पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। बिहार में चुनावी बिगुल फूके जाने से पहले छात्रों का आंदोलन मोड पर आना, डोमिसाइल के खिलाफ प्रदर्शन करते करते एस्टेट परीक्षा को सरकार के खिलाफ विरोध का हथियार बनाना सवाल खड़े करता है। सवाल यह कि कहीं छात्रों की मांग और उनके आंदोलन के पीछे कहीं सियासी हाथ तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बिहार से आगे अब राजस्थान की बारी, जहां झुंझुनू में एक शख्स ने कुत्तों पर फायरिंग की, गोली चला दी। वो भी इस आरोप में कि गांव की बकरियों की मौत के पीछे कुत्ते थे। अब पुलिस मामले में छानबीन कर रही है तो पशु क्रूरता और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कुत्तों की हत्या, लिया बकरी की मौत का बदला। राजस्थान के झुंझुनू में 2 लोग कुत्तों को गोली मार देते हैं। 1-2 नहीं, कुल 25 कुत्तों को गोली मार दी गई। एक बाइक पर सवार 2 लोग सड़क पर आवारा घूम रहे कुत्तों को गोलियों से छलनी कर रहे हैं। पहले कुत्तों का पीछा करते हैं, 2 से 3 अगस्त का बताया जा रहा है। नवलगढ़ में गोली मार रहे शख्स की बकरी को कुत्तों ने शिकार बनाया था और इसी आरोप को लेकर गुस्से में यह शख्स आवारा कुत्तों को निशाना बना रहा है। गांव के कुत्ते गोलियों की आवाज सुनते ही भाग जा रहे हैं। झुंझुनू पुलिस तक जैसे ही मामले का पता चला, आरोपी पर पशु क्रूरता और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और वीडियो की जांच कराई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में बकरियों की मौत से जुड़े मुआवजे की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने का मन बना लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब जांच जारी है कि आखिर कुत्तों को मारने के पीछे असल वजह क्या है। क्या बकरियों की मौत हुई थी? अगर हुई थी तो जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर यह शख्स दोषी पाया गया तो इसके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई जरूर होगी। चलिए उत्तर प्रदेश से खबर। अब का गहरा ज्ञान राजनीतिक हो गया है, क्योंकि एक तरफ ए से अखिलेश, डी से डिंपल का जवाब अब सत्ताधारी दल के नेता दे रहे हैं। ग से गधा की जगह योगी ग से गणेश की बात कह रहे हैं। योगी का फोबिया अखिलेश को इस कदर चढ़ा है कि जहां भी किसी भी मुद्दे पर अखिलेश मिल रहे हैं तो योगी योगी कह रहे हैं। सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। अखिलेश पर योगी का कहरा प्रहार। गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। बुद्धि खराब बयान पर अखिलेश का पलटवार।
गाफ और हमारे लिए गरीब है। हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के स्कूल मर्जर फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फैसले के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला चलवा रहे हैं, लेकिन पीडीए पाठशाला में जो ज्ञान दिया जा रहा है उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बबुआ की पाठशाला में बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल का रट्टा लगवाया जा रहा है। इतना नहीं, देश के प्रधानमंत्री को सबक सिखाने की क्लास भी खोल दी गई है। मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। पीडीए पाठशाला के जरिए बच्चों को सियासी मोहरा बनाने वाले सपा नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। ए से अखिलेश और डी से डिंपल पढ़ाने वाले कथित समाजवादियों पर कानून का डंडा चल रहा है। इतना ही नहीं, जब योगी आदित्यनाथ ने सपा की पोल खोल दी तो अखिलेश का पारा हाई हो गया। भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं। जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है। हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो। जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अखिलेश यादव को लगता है योगी फोबिया हो गया है। अखिलेश 2027 चुनाव के लिए हर दांव खेल रहे हैं, लेकिन योगी का हर पलटवार सपा के दावे हवा में उड़ा देता है। योगी फोबिया अखिलेश के अंदर इतना है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर भी अखिलेश योगी योगी करने लगे। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है। वो नाम चीन का भी हो सकता है बदलते हैं। बच्चों की चेतना में सियासी जहर घोलने की साजिश, शिक्षा को राजनीति की प्रयोगशाला बनाने का आरोप। अखिलेश की पीडीए पाठशाला पर मचा कोहराम यही खत्म होने वाला नहीं। अखिलेश पाठशाला को चलाने की कसम खा चुके हैं। वही योगी सरकार इस सियासी पाठशाला पर ताला लगाने से पीछे नहीं हट रही। मतलब ये कि यूपी की सियासत में पाठशाला पर महाभारत जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, बेंगलुरु से पकड़ी गई अलकायदा की लेडी आतंकी शमा परवीन भारत में रहकर पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के एजेंडे को भारत में बढ़ा रही थी। यह भी रिपोर्ट आप देखिए। असीम मुनीर से कनेक्शन, गजवाए हिंद के नापाक इरादे, शमा परवीन के खतरनाक इरादे। गुजरात एटीएस ने पिछले दिनों अलकायदा के ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बेंगलुरु से पकड़ी गई अलकायदा की लेडी आतंकी शमा परवीन भी शामिल है। परवीन के मंसूबे जिहादी हैं। शमा परवीन भारत में रहकर पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के एजेंडे को भारत में बढ़ा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार भारत के खिलाफ जहर फैला रही थी। गुजरात एटीएस को शमा परवीन की ऐसी पोस्ट मिली है जो उसने 7 से 10 मई के बीच शेयर किए थे, जिनमें पाकिस्तान का खुला समर्थन और भारत के खिलाफ नफरत भरे संदेश शामिल हैं। शमा ने मुनीर के हिंसक भाषण शेयर किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार भारत के खिलाफ जहर फैला रही थी। मुनीर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर आक्रमण करने की अपील की थी। उसने कहा था कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को भारत में एक खिलाफत परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। आतंकी शमा परवीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हजारों फॉलोअर्स थे और लंबे समय से देश विरोधी कंटेंट शेयर कर रही थी। एटीएस फिलहाल इस देश विरोधी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दमदार रस में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते